लास्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी अगर लाए हैं तो देखिएगा उसमें अगर सबसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो लास्ट पेज है, लास्ट वाला लाइन, उसमें दे रखा है पैराग्राफ करके, ठीक, उसी को हम पढ़ते हैं कि ये डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नीचे यहाँ पे 3 पॉइंट्स करके लिखे हैं, दिख रहा है पॉइंट वाइज, उधर उधर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे 3 पॉइंट करके लिखे उसे में। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि जब कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ था, ठीक, लाइफ ओरिजिनेट हुई सी में ना, बिल्कुल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, उस टाइम पे भी तो रिप्रोडक्शन था, ठीक, जो जीन्स का ट्रांसफर हो रहा था, क्रोमोसोम्स के ट्रांसफर हो रहे थे, तब हुआ क्या कि जो अनमोडिफाइड जीन थे, ठीक है, वो कैसे रहे होंगे, डोमिनेंट या रेसेसिव, मतलब किस टाइप के रहे होंगे, क्या लगता है सोच के, डोमिनेंट रहे होंगे, ठीक। जब इवोल्यूशन के पहले कुछ नहीं हुआ था, लाइफ ओरिजिनेट हुई, ठीक, ओपेरिन एंड हेल्डन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सी में लाइफ ओरिजिनेट हुई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, तब जो मतलब अनमोडिफाइड जीन थे, अनमोडिफाइड अलील थे, वो कैसे थे, डोमिनेंट नेचर के थे, ठीक। अब उसके बाद हुआ क्या कि जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मतलब इवोल्यूशन हुआ, ठीक, इवोल्यूशन के बाद मॉडिफिकेशन होंगे, कुछ वो हमारे रिस्पेक्ट में अच्छे मॉडिफिकेशन भी होंगे और कुछ हार्मफुल भी होंगे, ठीक, कुछ अनअफेक्टेड भी रहे होंगे। तो उसके बाद फिर ये रेसेसिव, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन सबों का केस आया, ठीक। तो देखिए हुआ क्या, सपोज ये डोमिनेंट अलील है, ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील दैट मीन्स डोमिनेंट जीन, ठीक, ये क्या था, ओरिजिनल टाइप का जीन था, दिस इज ओरिजिनल जीन। ये कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, जीन क्या होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक। तो यहाँ पे प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन कैसा होगा, फंक्शनल नेचर का, प्रोटीन आर फंक्शनल इन नेचर, ठीक, फंक्शनल, और यही जो भी प्रोटीन बनते हैं वो हमारे कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, एक्सप्रेशन दैट इज फिनोटाइप कैरेक्टर, फिनोटाइप कैरेक्टर, ठीक। ये ओरिजिनल की बात थी जब इवोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, म्यूटेशन नहीं हुआ था बिल्कुल, ठीक। अब इसमें कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, क्या होगा इवोल्यूशन के बाद, इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, हुंगो डिब्रीज जो बताते हैं कि मतलब कोई भी चीज अगर स्टार्टिंग में रहती है तो बहुत टाइम बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह जाती है, चेंजेस आते हैं उसमें, ठीक। और ये चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होते हैं, म्यूटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। म्यूटेशन जब हुआ ना इस ओरिजिनल जीन में, तो यहाँ पे देखिए 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, क्या क्या केस बने। पहला तो म्यूटेशन होने के बाद जीन क्या हो गया, ओरिजिनल जीन अब ये नहीं रह गया ना, ये क्या हो गया, मॉडिफाइड जीन हो गया, मॉडिफाइड जीन हो गया, तो जो इसके अलील होंगे वो भी मॉडिफाइड हो जाएंगे, ठीक। मॉडिफाइड तो हुआ, इवोल्यूशन हुआ, बट ये जिस टाइप का प्रोटीन यहां बना था ना, उसी टाइप का प्रोटीन ये भी बनाया, हाँ थोड़ा सा लेस इफिशियंट बना होगा, टाइप मतलब बोल रहे हैं कि वैसा ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, समझ रहे हैं। तो मॉडिफाइड जीन हुआ और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हुए ना, प्रोटीन मतलब सेम प्रोटीन, सेम प्रोटीन एंड मे बी लेस इफिशियंट, ठीक, लेस इफिशियंट बने होंगे, ठीक है, एक कंडीशन बनी। ये बताइए अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन जो है वो सेम टाइप का प्रोटीन बन रहा है, तो इस मतलब इस जीन को हम क्या बोलेंगे, यही तो बोल सकते हैं ना, डोमिनेंट, क्योंकि प्रोटीन तो सेम बना है, प्रोटीन अगर सेम बना तो जो फिनोटाइप कैरेक्टर होगा वो हमें वैसा ही दिखेगा, सेम रहेगा, दैट मीन्स डोमिनेंट अलील, ये कंडीशन बनी। जो से मतलब सेकंड कंडीशन ये है
कि मॉडिफाइड यहाँ भी हुआ, ठीक। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो मॉडिफाई हुआ, यहाँ पे भी मॉडिफाई हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जीन में जब मॉडिफिकेशन हुए, चेंजेस हुए, तो उसके बाद जो प्रोटीन बनाना, वो प्रोटीन बना ही नहीं। मतलब देखिए, जैसे सेंट्रल डॉग्मा में हम पढ़ते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक। और इसके पहले हम जो चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ठीक। उसमें हम क्या पढ़ते थे, आरएनए आरएनए इंटरफियरेंस था ना, शायद उस टाइम पे बहुत लोग अब्सेंट थे। उसमें क्या होता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ही हम इनहिबिट कर देते हैं, समझ रहे हैं। ये चीज साइंटिस्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका यूज करते हैं कि अगर कोई खराब टाइप का जीन रहता है, ठीक, मतलब ऐसा जीन जो किसी प्लांट के लिए मतलब हार्मफुल होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस को होने देते हैं, ठीक। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बना के रखते हैं कि जैसे ही आरएनए बनता है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से बाइंड कर लेता है ठीक। और बाइंड करने के बाद अगर ये बाइंड कर लिया किसी और से, तो फिर जो ये आगे का प्रोसेस होता है ये स्टॉप हो जाता है, ठीक। तो प्रोटीन बना ही नहीं, दैट मीन्स वो एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, कैरेक्टर नहीं आएगा। तो ये चीज होती है, ये लॉजिक दिमाग में आया, मतलब कहीं ना कहीं ये नेचर में मतलब थी ये चीजें, समझ रहे हैं। डिस्कवरी होती है तो क्या होता है कि डिस्कवर कर देना, कोई चीज रहती है उसको हम कवर को हटा देते हैं। तो आरएनए इंटरफियरेंस का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो यहीं से आया था, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी कि जीन तो था, जीन था दैट मीन्स क्रोमोसोम है, डीएनए है, ठीक। और जीन के आगे क्या काम है उसका, आरएनए के बाद प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन बना ही नहीं, समझ रहे हैं, प्रोटीन नहीं बना। या फिर मतलब बना भी तो कैसा बना, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना, ठीक है, मॉडिफाइड जीन, एंड दिस मॉडिफाइड जीन फॉर्म नो प्रोटीन, ठीक। या अगर प्रोटीन, पहली बात तो नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बना। अगर प्रोटीन बना भी, दैट इज नॉन फंक्शनल प्रोटीन, नॉन फंक्शनल प्रोटीन। बताइए, अगर प्रोटीन का फंक्शन अपना नहीं करेगा तो फिनोटाइप का क्या इफेक्ट आएगा, कैरेक्टर कोई शो होगा, कोई कैरेक्टर नहीं शो होगा, दैट मीन्स नो एक्सप्रेशन। नो एक्सप्रेशन। और ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर जीन है फिर भी अपना वो एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा है। रेसेसिव ना, ये अगर सीड का शेप है तो ये कैसा शेप आएगा, राउंड आएगा ना। मतलब ये वाला जो आर होता है रेसेसिव, ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट तो लग रहा है यहाँ पे कि नो एक्सप्रेशन, दैट मीन्स हियर रेसेसिव जीन। ये कैसे हो गए, रेसेसिव जीन हो गए, ठीक है। ये अब इसके बाद क्या हुआ, थर्ड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है। पहली बात क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ तो सेम टाइप के जीन बने। दूसरा केस क्या बनता है कि मॉडिफिकेशन हुआ और कोई भी प्रोटीन ही नहीं बना, या प्रोटीन बना भी तो वो प्रोटीन अपना फिनोटाइप कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए उतना फंक्शनल नहीं था, ठीक, नॉन फंक्शनल। थर्ड केस क्या बनता है कि जीन में जब मॉडिफिकेशन हुए, समझ रहे हैं, जीन में मॉडिफिकेशन हुए और ये कुछ और ही प्रोटीन बना दिए, अल्टर्ड प्रोटीन, समझ रहे हैं। modified gene makes altered protein, अब अगर ये अल्टर्ड प्रोटीन बन जाएंगे तो हियर डिफरेंट एक्सप्रेशन, सारा जो फिनोटाइप कैरेक्टर होता है ना प्रोटीन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट एक्सप्रेशन क्या, अल्टर्ड मतलब चेंज, मतलब अलग टाइप का, ठीक। ये प्रोटीन कुछ अलग टाइप का बना, यहाँ पे सेम बना था, यहाँ पे कोई नहीं बना था ना, बना ही नहीं था, सेम बना, यहाँ पे बना बट दूसरे टाइप का बना, मतलब ओरिजिनल वाले से बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्रेशन। और यहाँ पे फिर आता है ये कोडोमिनेंस को शो करते हैं, कोडोमिनेंस समझ रहे हैं,
मतलब कि जो जो दो मतलब दो प्रोटीन अलग अलग बन गए, ठीक, एक जीन पे दो अलील अलग अलग प्रोटीन बने हैं, ये अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक। तो आपकी एनसीईआरटी में यही ना यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, द मोडिफाइड अलील, इसके ऊपर से पढ़िएगा, लेट्स नो एग्जांपल ऑफ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, इस वाली लाइन से, द मोडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ये इवोल्यूशन के बाद की बात हो रही है, ठीक, जब जीन में क्या हो गए, चेंजेस आए, मॉडिफिकेशन हुए, तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये किसको शो कर रहा है, डोमिनेंट अलील को, यहाँ पे कर लीजिए डोमिनेंट अलील, ठीक, और जो दो है, ठीक है, वो दोनों किसको शो कर रहे हैं, रेसेसिव को शो कर रहे हैं, ठीक। को डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए मतलब वहां पे नहीं मेंशन है, बट इसका कॉन्सेप्ट फिर को डोमिनेंस से आता है कि को डोमिनेंस अगर दोनों साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कुछ तो हो रहा है, तो वहां पे को डोमिनेंस आता है, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। कल का अपना वीडियो देखी मैं। अच्छा, आपका वाला यूट्यूब पे नहीं डाले ऐप पे। अरे अभी किसी का नहीं पढ़ा यूट्यूब, सर का पढ़ा है, विजय सर का, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, हाँ, ये चैप्टर पूरा करने के बाद ना एक क्लास बस इसके क्वेश्चंस पे कर लिया जाएगा, ठीक है, चैप्टर तो पूरा हो जाएगा। आज ये हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाएगा आज, हाँ इतना तो आराम से हो जाएगा। अगले वीक से पहले नहीं है। हाँ अगला वीक तो लग ही जाएगा, पूरा पूरा नहीं लगेगा। 3 क्लास लग जाएगा। कितना ही क्लास तो रहता है आपका, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बचा हुआ है, लिंकेज, डिटर्मिनेशन, हाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हाँ यार, कहीं से पढ़ के आते हैं, कितना सब एकदम रटा हुआ है। भूलता भी तो है, देखते नहीं हो बीच बीच में, जैसे हेडिंग वाइज तो ये सब चीजें याद रहती है, बट एक एक चीज ना लिख के मतलब वो करना, तो उसमें कहीं कहीं वो हो जाता है, अदरवाइज जो चीज आती है ना तो फिर कभी नहीं आता है सामने वाले को, तो ये लगता है कि यार इसमें है क्या जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना। जो अपने को आता रहता है तो लगता है। जैसे जब छोटे क्लास में जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक, जैसे तो उन सबों का अगर होमवर्क वगैरह कराओ, घर और की बात कर रहे हैं, तो वो सब ऐसे लिखते हैं ना, तो लगता है कि उन सब ए ही नहीं बन रहा है, तो इतना मतलब ये था कि अरे यार पकड़ के ऐसे खींचना है, ABCD सब कितना टाइम इसमें लगा रहे हैं। मतलब अगर स्ट्रेटजी ये हो कि अब से स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी हो तो हर क्लास के टॉपर रहेंगे हम, ठीक है, न कोई मेहनत की जरूरत, न किसी क्लास की जरूरत, आराम से घूमिए, खाइए, पीजिए, जाके एग्जाम दे के आइए, बुढ़ापे तक तो 12th पास हो गया। ये हेडिंग डालिए, को डोमिनेंस, अल्टर्ड मतलब ना चेंज करना, कल ऐसा ही टर्म था, अशॉर्ट, अशॉर्ट मतलब मूव, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट,
ठीक है। कोडोमिनेंस, देखिए नाम से लग रहा है ये ना, कोडोमिनेंस मतलब साथ साथ में डोमिनेटिंग नेचर के होंगे, ठीक है। जैसे वही लॉजिक हुआ कि सपोज कोई टेस्ट रख दिया गया, ठीक, सडनली अचानक ऐसे कि कल आप लोगों का टेस्ट होगा फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स के सपोज 2 यूनिट का, इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी और मैग्नेटिज्म का भी, ठीक है। अब क्या किए, आप लोगों को रख दिया, बता दिया गया, आप सोचो कि यार दोनों तो एक दिन में तैयार हो नहीं पाएगा, तो आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी लगाई, आपने उनसे बोला कि देखो मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स तो अच्छा है ना, मैं इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी मैं सारे लगा के आ सकती हूँ, ठीक है, बट मैग्नेटिज्म में मेरा लेफ्ट राइट हैंड फेल हो जाता है ना, कि कौन सा लॉ लगाएं, कैसे वायर का करंट निकाले। तो अब आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं इलेक्ट्रोस्टैट तैयार कर लूंगी और तुम क्या तैयार कर लेना, मैग्नेटिज्म तैयार कर लेना, ठीक। और फिर साथ में आप आएंगे, जो क्वेश्चंस आप उनको बता देंगे, आप इनके, मतलब आप लोगों का काम भी आधा हो गया, समझ रहे हैं, मार्क्स भी बढ़िया आ जाएंगे, ठीक। तो ये होता है कोडोमिनेंस, समझ रहे हैं, मतलब जब 2 लोग साथ साथ में चीजों को लेके चलते हैं, कोई किसी पे हावी नहीं है, समझ रहे हैं। टेस्ट अगर होना रहता है जैसे कोई भी टॉपिक का, तो इसमें इक्वली वेटेज होता है ना, सपोज 30 मार्क्स के हैं तो 15 रहता होगा ऐसा ही एवरेज, तो कोई किसी पे हावी नहीं है, समझ रहे हैं, इक्वली वेटेज है, तो ये होता है कोडोमिनेंस। इसका जस्ट अपोजिट, इन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि लगा दी, समझ रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैट भी तैयार कर लिया और मैग्नेटिज्म भी तैयार कर ली, ठीक है। वो बेचारे बिना छल कपट, मतलब उनको लगा कि ठीक है मैग्नेटिज्म खूब बढ़िया से तैयार करके गए हैं कि एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटने ना पाए, वो पूछेगी तो मुझे उसको बताना भी है। अब ये आई, हुआ क्या, वो अपना मैग्नेटिज्म वाला 15 मार्क्स का तो कर ली, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का पूछी, बोली यार मैं तो पढ़ी ही नहीं हूं, समझ रहे हैं, और अपना पूरा लिख दिया। ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, समझ रहे थे, हाँ, ये जो हम पढ़ के आए हुए हैं, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, तो उसको हम छोड़ते हैं। को डोमिनेंस मतलब जब 2 लोग साथ साथ में चीजों को करते हैं और कोई किसी पे हावी नहीं होता है, डोमिनेटिंग नेचर नहीं होता है, ठीक। तो अगर इसको हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम को डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जब एक जीन के 2 अलील दोनों अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, समझ रहे हैं, सेम क्रोमोसोम के जब जीन अपना कैरेक्टर दोनों एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है, कोडोमिनेंस होता है। इसका एग्जांपल जैसे ऐसा समझिए, पूरा हम हटा देते हैं ना, नहीं तो फिर आप लोग कहते हैं इरेज नहीं करती हैं। देखिए इसका एग्जांपल है, सबसे पहले समझिए, देखिए क्रोमोसोम नंबर 9, क्या बात हो रही है, ओहो गुड नाइट लगाना पड़ेगा। क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो हमारा ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेरे में भी क्रोमोसोम 9 पे होंगे, आप में भी, सब लोगों में, ठीक। और इस क्रोमोसोम नंबर 9 पे सपोज लोकस क्या है, ये पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे कौन सा जीन है, क्रोमोसोम नंबर 9 है वो आई जीन, ठीक, ये आई जीन है। और आई जीन के देखिए यहाँ पे जो ना ए बी ब्लड ग्रुप, ये ए बी ब्लड ग्रुप का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक, ए बी ब्लड ग्रुप का, कि क्रोमोसोम नंबर 9 है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे आई जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इस आई जीन के 2 अलील होंगे, कौन कौन से, आई ए एंड आई बी, ठीक है, आई ए आई बी। जब किसी पर्सन में ये दोनों अलील ट्रांसफर होंगे, आई ए आई बी, समझ रहे, अगर ये दोनों आई ए आई बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहां पे देख रहे हैं, ए ने भी अपना कैरेक्टर रखा और बी ने भी अपना कैरेक्टर रखा, जीन्स जैसे थे, जीनोटाइप जैसा था, फिनोटाइप में भी हमें सेम एक्सप्रेशन देखने को मिला। तो ये होता है आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल एक है, कोट कलर इन कैटल। देखिए ये कोट कलर है, क्या बताते हैं, कोट कलर इन कैटल, कैटल ये गाय भैंस वगैरह, हाँ कैटल्स,
ठीक, गाय भैंस बकरे 4 पैरों वाले ना। कोट कलर मतलब जो उनके स्किन का कलर, स्किन इनफैक्ट फेदर्स, ठीक, जो फेदर्स होता है। तो यहाँ पे देखा गया कोडोमिनेंस को जब कॉर्ल कॉरियंस ने देखा था ना, तो उन्होंने ऑब्जर्व इसी पे किया था, ठीक, फर्स्ट टाइम कोट कलर पे किया था। इन्होंने क्या देखा कि जैसे जो कैटल्स थे वो मतलब दो कैटल्स थे, उनके 2 कलर थे, ठीक है, एक रेड फेदर्स थे, रेड कलर, और दूसरा व्हाइट कलर के। रेड गाय मतलब ना जो ब्राउनिश टाइप होती है, समझ रहे हैं ना, उसको रेड बोला, ठीक, और व्हाइट जो व्हाइट होती है। इनका क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, ठीक। यहाँ पे क्या बनेंगे, RW, पिंक बना। वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, ठीक है। वहां पे क्या था कि एक जो डोमिनेटिंग नेचर का था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद करिए कि जो डोमिनेटिंग नेचर का था वो फुली डोमिनेटिंग नहीं था, ठीक, तभी तो रेड वाला पूरा रेड उभर के नहीं आया कलर, और जो रेसेसिव था वो कंप्लीटली हिडन नहीं था, ये था, ठीक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों साथ साथ में अपना कैरेक्टर शो करेंगे। दैट मीन्स जो कैटल होगी ना, उसका अगर ब्राउनिश कलर हुआ, ठीक, अगर उसकी बॉडी मतलब ब्राउन कलर की हुई, तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस होंगे, ठीक। मतलब पिंक में कंप्लीटली चेंज नहीं होगा, पिंक होगा ही नहीं, समझिए, ब्राउन गाय है, ठीक है, उस पर व्हाइट व्हाइट पैचेस है, ऐसा नहीं देखा है, कुत्ते उत्ते देखे हैं, या फिर व्हाइट अगर है तो रेड रेड उस पे पैचेस होंगे, ठीक, फेदर्स पे, जो पूंछ वगैरह होती है, सींग, मतलब हर बॉडी पे। तो फेदर्स, अरे मतलब हेयर्स, जो बाल वगैरह है, ठीक। तो रेड, और इसको बोलेंगे, देखिए इसको बोलते हैं रोवान कलर। रोवान मतलब समझ रहे हैं, चितकबरा हिंदी में बोलते हैं, चित्तदार हो जाते हैं ना, अगर एक कलर का होगा तो सिंपल कलर है जो है, अगर 1 से 2 कलर हो जाते हैं तो वो चितकबरा। तो ये रोवान कलर इन कैटल, ये किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का, समझ आया। ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा क्या होता है, देखिए सिकल सेल एनीमिया, जानते हैं ना, सिकल सेल एनीमिया नाम सुना है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमें डिटेल में भी करना है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखिए नॉर्मल पर्सन जैसे मैं हूं, मैं एनीमिक पर्सन नहीं हूं ना, तो मेरे जो आरबीसीज होंगे उनका शेप क्या होगा, इसमें आरबीसी सिकल सेल का हो जाता है? नहीं, सिकल सेल का होता है, मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रही हूँ, नॉन एनेमिक पर्सन आपकी बात कर रही हूँ, बाई कॉनकेव होगा, ठीक। हमारा आपका आरबीसी कैसा है, बाई कॉनकेव। अगर सिकल सेल एनीमिया, हम लोग एनीमिक डिसऑर्डर अगर हमें हो गई है, तो हमारा आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा। वो जो ऐसे शिकल मतलब कुल्हाड़ी, इस टाइप का शेप हो जाता है, समझ रहे हैं, ये कुल्हाड़ी नहीं यार, वो जो हैमर होता है कुल्हाड़ी, वो हिंदी भाषा में हसिया, हसिया, हाँ हसिया बोलते हैं, जिसे वो काटते होते हैं, भाई मुझे हेक्टेयर पता नहीं क्या याद आ रहा था, समझ नहीं आता, हसिया बोलते हैं एग्जैक्ट। देखिए तो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जानते हैं, नॉर्मल पर्सन में आरबीसी का जो कलर होता है ना, मतलब आरबीसी जो होती है बाई कॉनकेव होती है, ठीक। और आरबीसी के लिए जो जीन होते हैं, मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के पास क्या हो गया, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं, ठीक, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। यहाँ पे होता क्या है, चेंजेस इन बीटा चेन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक। और म्यूटेशन होने के बाद देखिए यहाँ पे अल्फा चेन है, बीटा चेन है, मतलब जो इसके अलील बनेंगे वो बनते हैं HA, मतलब यहाँ पे जो अलील बनेंगे वो बनेंगे HA एंड HB, ठीक, ये अलील बनते हैं, ठीक, AB। अब अगर चेंज हो गया, बीटा चेन में चेंज हो गया, ठीक है, तो अल्फा में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स अल्फा का अलील HA ही रहेगा, ठीक है। बट बीटा का जो अलील होगा वो चेंज हो गया और ये HS हो जाता है, ठीक, बीटा से चेंज होकर S हो जाता है, ठीक, ये HA HS, ठीक, ये बन गया। अब इसके बाद इनमें क्या हो जाता है, फिर इनका जो शेप आएगा ना, वो सपोज अगर हम क्रॉस कराना है एक मेल और फीमेल, ठीक, तो यहाँ पे जो शेप आएगा ये कैसा आ जाएगा, ये बताइए पहले, पनेट स्क्वायर अगर सॉरी मतलब पनेट स्क्वायर नहीं बनाते हैं, ये शेप कैसा आ जाएगा, शिकल शेप, शिकल शेप आ जाएगा। और इसका अगर हम F1 जनरेशन में ही पनेट स्क्वायर बना के अगर हम क्रॉस कराएंगे ना, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ के अलील क्या बनेंगे, HA
HS, इधर भी बनेगा HA एंड HS। ये क्या हो जाएगा? हम्म, ये ठीक। इसमें फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? देखिए फिनोटाइप मतलब ये नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल, ठीक। ये कैसा हो जाएगा? हाँ यही बताइए, हाँ, कैसा होगा? हम इन दोनों को लिखते हैं, इसको आप सोच के बताइए। ये एग्जाम्पल किसका है? कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस क्या कहता है? कि दोनों कैरेक्टर होंगे, दोनों एक्सप्रेस करेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे तो नॉर्मल है, नॉर्मल आरबीसी, शिकल सेप दिख रहा है ना, एसएस वाले ही है। यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल और सिकल दोनों दोनों होगा, ठीक। तो जो एनीमिक पर्सन होते हैं उनमें कुछ आरबीसी नॉर्मल शेप की होती हैं और कुछ सिकल शेप की होती है, ठीक। तो ये है। तो यहाँ पे अगर फिनोटाइप लिखना हो, फिनोटाइप 1:2:1, दैट इज नॉर्मल, और ये हो जाएगा शिकल, हाँ। और यहाँ पे हम बोथ लिख देते हैं, आप समझ जाइए कि नॉर्मल भी होगा, शिकल सेप भी होगा, ठीक। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम होगा, ठीक है। फिनोटाइप जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप, डायरेक्ट लिख लीजिए, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देख रहे हैं, कोडोमिनेंस यही कहता है कि जब कोई भी अगर दो अलील हैं सेम क्रोमोसोम पे, ठीक, तो वो दोनों क्या होंगे? अपना अपना एक्सप्रेशन इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। तो ये कोडोमिनेंस डाल के ना, इसमें पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल्स लिखिएगा। लिखे लिखे वन जीन हैव टू अलील, वन जीन हैव टू अलील एंड हाँ टू अलील, ALLELE, टू अलील एंड दे एक्सप्रेस इक्वली, ठीक। उसके बाद ये एग्जाम्पल में करके लिख लीजिए। हाँ पता है, आप ना ये पूरा ना भी लिखिए, अगर आपको समझ में आता है बस आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। सिकल सेल एनीमिया, और इसको ध्यान रखिएगा, AB ब्लड ग्रुप, हम लोगों ने लास्ट कल पढ़ा था ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल था? मल्टीपल एलिज्म का। जब भी आपको देगा ना कि एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, फर्स्ट ऑप्शन देगा ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। और बच्चे ABO पे ही टिक करके आते हैं, समझ रहे? तो इसको ध्यान रखिएगा, AB। इनफैक्ट जब ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुए थे, AB सिस्टम हुआ था कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, ठीक। फिर बाद में O ब्लड ग्रुप आया, तो फिर बाद में वो ABO बना था। ब्लड ग्रुप का नाम कार्ल कौन किया होगा? कार्ल लैंड स्टीनर, वही नाम कर दिए थे। हाँ। ABO की उनको शुरू में लगा कि सिर्फ 2 अलील हैं, ठीक, जो AB हैं, ठीक, या तो A ब्लड ग्रुप है, या तो B है, या फिर AB है। फिर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है ऐसे रिकॉर्ड, उन्होंने फिर O ब्लड ग्रुप दिया, तो लास्ट में फिर ABO बना, ABO सिस्टम। इसको नोट कर लीजिएगा, ये ना रोआन कलर इन कैटल या फिर कोट कलर इन कैटल, ये दोनों लिख के आपको दे सकता है। एक घंटे की क्लास बिल्कुल नहीं पता चलती है ना। आप आते ही लेट हैं। अरे आते लेट है तो जाते भी तो लेट है, टाइमिया तो मैनेज हो जाता है।
क्योंकि कल का तो क्लास सबसे बात की। चलिए कल का क्लास ना एग्जैक्ट हम 10 बजे आ जाएंगे, ठीक है। हम जुबान के बहुत पक्के हैं, कल हम 10 बजे आ जाएंगे, मतलब 10:01 पे हम क्लास में रहेंगे। जल्दी आएंगी। अरे यार हम क्या बोल रही है, कल पता नहीं आएंगे। नहीं ठीक है आएंगे, हाँ, सुबह क्या करें, आएंगे कल। स्टार्टिंग ना मतलब ऐसा लगता है ना, पहले ये लगता था कि अगर क्लास थोड़ी लेट हो, जब 9 बजे की क्लास होती है तो लगता है कि यार 10 बजे का रहता तो टाइम से पहुंचते, जब 10 बजे की रहती तब भी लेट तो लगता है। अब समझ में आता है कि उसके पहले का टाइम कुछ करते रहो, ये जो होता है ना कि 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे, तो वो 10 मिनट खा जाता है, इसलिए लेट हो जाता है। चार्जर किसका है? अच्छा हो गया ये। इसके बाद ना इसमें आता है फिर अभी 2 एक्सेप्शन और है, पॉलीजेनिक एंड प्लियोट्रॉपी, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी इनहेरिटेंस। ये हो गया पूरा, इधर का इरेज कर रहा है। हम लिंकेज भी पढ़ना है। हाँ लिंकेज भी है, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, प्लियोट्रॉपी। देखिए जब भी अगर आपको ना खुद से पढ़ते टाइम भी प्लियोट्रॉपी में कंफ्यूजन हो, ठीक है, आप तुरंत इसके साथ किसको याद करिए, पॉलीजेनिक को। रुके नहीं आगे यही पढ़ाएंगे, ये बता रहे हैं कि कैसे ये ध्यान रहता है कि ये हो क्या रहा है। प्लियोट्रॉपी, देखिए इसको लिखना नहीं है, ये पॉलीजेनिक का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। पॉलीजेनिक का जस्ट अपोजिट होता है। पॉलीजेनिक में क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, हाँ मेनी जीन, जब बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो वो क्या होता है, पॉलीजेनिक, ठीक। उसका जस्ट अपोजिट मतलब वहां पे अगर बहुत सारे जीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल जीन, ठीक। और वहां पे 1 कैरेक्टर तो यहाँ पे मेनी कैरेक्टर, ठीक। मतलब प्लियोट्रॉपी में ये समझिए ये क्या है, कोई जीन है, किसी कैरेक्टर के लिए कोई जीन है, सिंगल जीन, और ये कौन कौन से कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये सारे क्या है, फिनोटाइप, कैरेक्टर दैट आर एक्सप्रेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को जब सिंगल जीन कंट्रोल करता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक। और मेंडल ने क्या बताया था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यही बताया था ना। देखिए और इसका एग्जांपल भी हम मतलब पी प्लांट से ही लेते हैं। इस जैसे एक होता है बी जीन, ठीक, पी प्लांट में बी जीन होता है, ठीक, नाम है उसका बी जीन। बी जीन, ये सपोज करिए बी जीन इन पी प्लांट, ठीक। मेंडल ने क्या बताया था कि ये बी जीन किसको कंट्रोल करता है, सीड शेप को, और सीड का शेप कैसा था, राउंड या रिंकल्ड, ये सिर्फ मेंडल ने बताया था, ठीक। मेंडल ने जब स्टडी किया तो उनको सिर्फ यही पता चला
कि जो स्टार्च में, मतलब सॉरी स्टार्च नहीं, जो ये पी में जो बी जीन है ये सीड के शेप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक, सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर। बट उसके बाद पता चला कि नहीं, ये सीड के शेप को तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ में स्टार्च उसको सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, सिंथेसिस नहीं जी, ये होता है साइज ऑफ ग्रेन। देखिए जानते हैं दिक्कत कहाँ होती है, ये बार बार जो सिंथेसिस आ रहा है ना, ये बी जीन का काम है। ये बी जीन करता क्या है, बी जीन है तो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन एंजाइम ही होते हैं, तो ये एंजाइम बनाता है, दैट इज एसबीई। व्हाट इज एसबीई? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक। आपको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा एंजाइम बनाता है, क्या बनाता है, ये नहीं पूछता है, ठीक। यहाँ पे आइए कि बी जीन है पी प्लांट में, जो मेंडल ने बताया था कि शीड के शेप को कंट्रोल करता है, सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर। बट उसके बाद पता चला कि ये जो बी जीन है ना, इस कैरेक्टर को तो कंट्रोल मतलब कर रहा है, साथ साथ में जो ग्रेन का साइज है, जो ग्रेन का साइज है इसको भी कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हैं, ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया ना कि मतलब एक जीन है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। देखिए अच्छा, इसको अब लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि हमने शीट शेप के लिए देख रखा था, ठीक, क्रॉस वगैरह करके, ठीक? तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए, प्लियोट्रॉपी। इसमें एग्जाम्पल से पूछते हैं। देखिए, या फिर इसको हम फर्दर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि जो सीड का शेप था, ठीक, सीड के शेप के लिए डायरेक्ट हम क्रॉस वगैरह नहीं कराते हैं, बस क्या बना था मेंडल में कि अगर ये बी बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये केस हो सकता है, तो यहाँ पे जो कैपिटल बी, इसके लिए जो शेप आएगा वो हो जाएगा राउंड, ठीक। स्मॉल बी के लिए रिंकल्ड, ठीक। एंड कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए क्या आएगा, आप बताइएगा यहाँ पे, ठीक। साइज के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी है तो जो साइज होगा वो लार्ज साइज होगा, ठीक है, जो सीड्स होंगे, जो ग्रेन होंगे वो लार्ज साइज के होंगे। स्मॉल बी होगा तो साइज स्मॉल। ये ब्रैकेट छोड़िए। इसमें क्या होगा, शीट का शेप कैसा होगा, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो राउंड होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, हियर कैपिटल बी मतलब हम शेप की बात कर रहे हैं, लार्ज स्मॉल लार्ज होगा। यहाँ पे लार्ज नहीं आया था शेप, इंटरमीडिएट, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, ठीक। तो इससे ये फिर ये भी प्रूफ हो गई बात कि जो मेंडल ने बताई थी, ये मेंडल लॉ को फॉलो कर रहा है ना, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड हियर को डोमिनेंस देख रहे हैं ना, ये अपना एक्सप्रेशन भी शो किया और ये अपना भी शो किया, कोई किसी पे हावी नहीं हुआ, कोई भी अली। एसबीई एंजाइम बनाता है।
क्या दिया, पॉलीजेनिक प्लूरोट्रॉपी। प्लूरोट्रॉपी में और क्या है? ये करने के बाद इसका एक एग्जांपल और है, वो बस लिख लीजिएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक, जो दे रखा है बुक में। हो गया ये? नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल बोलिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया का। हाँ, प्लूरोट्रॉपी में। हाँ, polygenic inheritance, when many gene control single character, when many gene control single character. Here example is, सबसे पहले तो एग्जाम्पल लिखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस, हियर 25 जीन इन्वॉल्व। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन स्किन कलर, मिलेटोनिन का जो अमाउंट होता है वो हमारे इस कलर को कंट्रोल करता है, ठीक, बस बट उस मिलेटोनिन को, पिगमेंट को बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए 5 जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन कलर के लिए कितने जीन इन्वॉल्व हो जाएंगे? 5 जीन। तो हो गया ना? इसके बाद क्या है? इंसिस में क्या दिख रहा है? अच्छा, पॉलीजेनिक हो गया बस भाई। हाँ, पॉलीजेनिक में इनफैक्ट ना ये 17 में क्वेश्चन भी आया था। बस क्या था, मैच द फॉलोइंग था, पॉलीजेनिक, प्लूरोट्रॉपी, ठीक, और एक दो और थे, सिंगल जीन, मेनी जीन, ऐसे करके। तो अब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? सटन एंड बॉवेरी ने दिया था। एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ये हो गया था ना? इसमें हेडिंग डालिए, ये हैशटैग डालने की क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस given by Sutton and Boveri.
सटन एंड बॉवेरी। बेस क्या था इनका, बेसिस क्या था, मतलब कहाँ से दिमाग में आया कि हाँ इस पे वर्क किया जाए, और फिर बाद में इन्होंने इसको थियरी के नाम पे वो किया। तो मेंडल का जो वर्क था ना उसी के बिहाफ पे, ठीक है। बेसिस जो था इनका मेंडल का ही वर्क था। बेसिस इज मेंडल्स वर्क प्लस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए क्या था ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब मेंडल अपना वर्क कर रहे थे उस टाइम तक नहीं इन्वेंट हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जीन वगैरह को भी ना फैक्टर टर्म बोला था, सिंपल ना, फैक्टर बोला था। और उनको उतना आइडिया भी नहीं, मतलब वो उतना उन चीजों के बारे में डिटेल नहीं जा पाए कि ये जीन कंट्रोल करते हैं उसको, और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक, क्रोमैटिन थ्रेड, ये सब चीजें। बट उसके बाद 1972 के अकॉर्डिंग, ठीक, 1972 के नियर अबाउट ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह का, हाँ ठीक, तो उसके बाद फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया सटन एंड बॉवेरी ने। इन्होंने जो इनका वर्क था इस पे काम किया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्होंने क्या बताया कि जो जीन होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, जीन और कैरेक्टर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट आए, थॉमस हंट मॉर्गन। सटन एंड इन्होंने बस एक कॉन्सेप्ट दिया, समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पे लिखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंटल, ये ना एक्सपेरिमेंटल थियरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थियरी बाई थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन लिख के आता है, थॉमस हंट मॉर्गन। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज किया था वो क्या था, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला यूज करने के पीछे रीजन क्या था, जैसे मेंडल ने पी प्लांट यूज किया, ठीक, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी प्लांट को ही स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किया था, साथ में दो तीन प्लांट्स और लिए थे, अरहर भी लिया था, ठीक। बट उन्हें उनको पी से पे आसानी हुई तो उन्होंने पी प्लांट को ही कंटिन्यू किया, ठीक। तो उसी तरह से ड्रोसोफिला लेने के पीछे जो थॉमस हंट मॉर्गन का क्या क्राइटेरिया रहा होगा, किस लिए, हाँ ढेर सारे कैरेक्टर रहे होंगे, तो क्या कैरेक्टर, वही तो है ना। हाँ पहली बात देखिए, ड्रोसोफिला में ना आप मेल एंड फीमेल को देख के एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, बाहरी ही, मतलब आउटर तरीके उससे ही, ठीक। जो फीमेल ड्रोसोफिला होता है उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक। और जो मेल होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो भी कम होते हैं, 2n=8, ठीक। ड्रोसोफिला हैव 2n=8, दैट मीन्स क्या, 2n8 होते हैं, मतलब कि अगर हैप्लॉइडी कंडीशन में देखा जाए तो 4 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मतलब कम क्रोमोसोम है तो कम स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, उसी में आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। उसके बाद लाइफ स्पैन भी इसका कम होता है, ठीक है। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म पे आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है और इनहेरिटेंस के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो ये सबसे जरूरी लॉजिक होता है कि उसका टाइम मतलब लाइफ स्पैन उसका कम होना चाहिए, समझ रहे हैं। आपको 2-3 जनरेशन 4-5 जनरेशन करके वो चीजें देखनी रहती है ना, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 वीक, ठीक, 1 हफ्ते, ठीक। तो ये सारे रीजंस हैं, इसको नोट डाउन करने के बाद ना यहाँ पे लिख लीजिए, फिर हम बोल देते हैं आपको, बस ये पूछता है रीजन फॉर, रीजन नहीं, वाई ड्रोसोफिला चूज, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का कॉमन नेम क्या है, ड्रोसोफिला से क्या समझ रहे हैं, फ्रूट फ्लाई, हाँ जो बड़ी वाली मक्खी नहीं होती है, थोड़ी सी बहुत इरिटेटिंग लगती है, बहुत गंदी लगती है, हाँ उनको मारो ज्यादा हम्म
अच्छा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? ये हाँ यही थे, होंगे ना, टीएच मॉर्गन ही थे। हम लोग कुछ और काम सुना नहीं था। गवर्नमेंट जॉब ये लोग कुछ और काम धंधा किए होते तो फिर हम लोगों के पास ये सब काम नहीं होता, तो आप लोग करते क्या फिर? आराम से जंगल में रहते। घास फूस खाते, झिंगा वाला करते, ये फिर अपना हाँ ये पता नहीं कौन पढ़ाई लिखाई बना दिया। रोज शिकार करते। उसमें मजा आता। फायर का भी तो पता चल ही चुका था आदिवासियों को ना, मस्त एकदम फ्राइड चिकन खाते। कभी खुद शिकार बन जाते। व्हाइट ड्रोसोफिला की बात करेंगे। वाइट ड्रोसोफिला चूज, हाँ क्यों ड्रोसोफिला को लिया गया? इसके बाद फर्स्ट सेकंड बस नोट पॉइंट करके लिखते जाइए। मैम तो ये फीमेल ये बड़ी वाली है, तो ये जो छोटी वाली है तो जो एकदम नॉर्मल वाली मक्खी होती है उसको बोला है क्या? नहीं नहीं, ड्रोसोफिला ही है। ड्रोसोफिला में बाइसेक्सुअल होते हैं ना, यूनिसेक्सुअल होते, सॉरी यूनिसेक्सुअल होते हैं ना, तो ये फीमेल है, ये मेल है। मॉर्फोलॉजिकली आप उसको देख के बता सकते हैं, ठीक। तो ये भी एक रीजन था ड्रोसोफिला को चूज करने का। इसी तरह से एनिमल किंगडम में आप पढ़ेंगे एस्कैरिस, जो एस्कैरिस होता है, मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस को भी आप देख के आउटर बता सकते हैं। हाँ ये लिखिए, यहाँ पे लिखिए शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ, हाँ मतलब ऐसे पॉइंट कर करके कि क्यों चूज किया गया, तो 4-5 रीजन है। शॉर्ट लाइफ स्पैन, विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए 1 वीक। बस हाँ कितने दिन होते हैं इसका? हाँ एक हफ्ते बाद मर जाती है। नहीं लिखे नहीं, क्रोमोसोम लिखे वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इजी टू ग्रो इन लैब, इजी टू ग्रो इन लैब। नेक्स्ट पॉइंट क्रोमोसोम नंबर आर 2n इज इक्वल टू 8। आपसे हैप्लॉइड का केस भी पूछ सकता है, 2n इज इक्वल टू 8, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस, मैटिंग MATING, सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ मैटिंग मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेनी वेरिएशंस so easily seen in low power माइक्रोस्कोप में भी क्वालिटीज आती है ना, हाई पावर लो पावर, कितना फोकस करते हैं, इसलिए लो पावर में भी आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो यही 4 से 5 रीजन था। जो लैब में रहते हैं हम उसको देखेंगे। हाँ अरे नॉर्मली दिखी जाती है, ठीक। तो अगर उसको फिर डाइसेक्ट वगैरह करके तो आप लो पावर माइक्रोस्कोप में भी इसको इजीली देख सकते हैं। तो उन्होंने ड्रोसोफिला पे ही ये थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कितना टाइम हुआ? ठीक है, इसमें लिंकेज ना अब तो ज्यादा नहीं बचा है। अच्छा ये वाला जो ये पेपर है ना, ये वाला जो टेबल दे रखा है कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, इसमें इसको पढ़िएगा जाके ना, और पढ़ने के बाद इसको आप अपने से क्लियर करिएगा कि कौन सा टेबल क्रोमोसोम के लिए है और कौन सा जीन के लिए है, ठीक है। उसमें लिखा नहीं है कि कौन सा क्रोमोसोम है कौन सा जीन है ए एंड बी में, ठीक है। तो इसको आप करके आइएगा। और बहुत का है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है, एक दिन में लिंकेज रिकॉम्बिनेशन
1 2 3 4 मतलब डिटर्मिनेशन है, फिर सेक्शन में हानि की है, म्यूटेशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेडिग्री, जनरेशन डिसऑर्डर। देखिए एक दिन में आपका लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। लिंकेज म्यूटेशन, म्यूटेशन आसान है, म्यूटेशन तुरंत समझ में आ जाता है। लिंकेज म्यूटेशन एक दिन में हो जाएगा। ये डिटर्मिनेशन वाला ठीक है, डिटर्मिनेशन ये हो जाएगा। एक तो यार पूरा क्लास ना इसके लिए लग जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस। एक दिन में हो जाए तो अच्छी ही बात है। 2 दिन लगेगा। आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे, मतलब फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे ना, अगर सैटरडे को क्लास हो गई तो